वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। और आज का लेक्चर ग्रुप 15 का लास्ट लेक्चर होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग नाइट्रिक एसिड डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग सब जानते हो एज पर योर न्यू सिलेबस हम लोगों को ग्रुप 15 में नाइट्रिक एसिड ही वो आखिरी कंपाउंड है जिसके बारे में डिस्कशन करना है। तो हम लोग जल्दी से इसके बारे में डिस्कशन कंप्लीट करते हैं एंड इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। फिर हम लोग ग्रुप 16 पढ़ना है, 17 पढ़ना है, 18 पढ़ना है, जो हम बहुत जल्दी फिनिश कर लेंगे। फिर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ साइमल्टेनियसली चलेंगे। तो गाइस आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे हमारा आखिरी कंपाउंड जो कि नाइट्रोजन से बनने वाला कंपाउंड है, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड आप सभी लोग जानते हैं, इट इज द ओनली एसिड जो स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ ससुरा सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग होता है। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, इसकी पूरी प्रॉपर्टी के बारे में। लेकिन शुरुआत करते हैं इसके एक कॉमन नेम से, जिसे स्ट्रॉन्ग वाटर भी कहा जाता है, जिसका एक्चुअल नाम एक्वा फोर्टिस भी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज पर्पज से बहुत जरूरी है। अगर आप किसी प्रकार का ओलंपियाड देने वाले हो तब वहां पर यह चीज बहुत पूछी जाती है। जेई नीट में इतना काम नहीं है, लेकिन अगर आप कोई ओलंपियाड वगैरह देना चाहते हो केमिस्ट्री से रिलेटेड तो ये चीज बहुत जरूरी होती है। सो नाइट्रिक एसिड HNO3 इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्वा फोर्टिस। अब ये मत समझना सर ये एल्केमिस्ट का मतलब क्या होता है। भाई जो केमिस्ट होते हैं उनके द्वारा इसको नाम दिया गया था एक्वा फोर्टिस। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट इसकी प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। गाइस सबसे पहला प्रिपरेशन अगर मैं इसके बारे में बात करूं आप लोगों से, तो इसका जो प्रिपरेशन हम लोग करने वाले हैं लेबोरेटरी लेवल पर, ये सीधी और एक डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन होती है। क्या करना पड़ता है आपको, पोटेशियम नाइट्रेट को सबसे पहले या सोडियम नाइट्रेट को या तो यहां पर NaNO3 ले लीजिए या तो यहां पर आप KNO3 ले लीजिए, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट आपको कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करना होता है। कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप इसका ट्रीटमेंट कर रहे हो। इन अ ग्लास apparatus since HNO3 attacks the rubber and the cork, यानी ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप जो HNO3 बना रहे हो, जो HNO3 का फॉर्मेशन कर रहे हो, अगर आपने इसे किसी ऐसे वेसल में ले लिया जो प्लास्टिक का है या जिसके माउथ पे आपने रबर का कॉर्क लगा रखा है, तो ये उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, ये उसको डिस्ट्रॉय कर देगा एंड यू विल नॉट गेट द प्योर प्रोडक्ट। इसीलिए आपको हमेशा ग्लास अपैरेटस का इस्तेमाल ही करना होता है, जिसके अंदर HNO3 H2SO4 ये सब अनरिएक्टिव रहे, मतलब उसके साथ में रिएक्शन नहीं करे। तो जब आप NaNO3 या KNO3 का ट्रीटमेंट कॉन्संट्रेटेड H2SO4 के साथ करते हो और जब आप इसे हीट मार देते हो, तब यहां पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। क्या होता है देखो, आप लोग सब जानते हो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। जब आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हो जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ी है, हम लोग सब जानते हैं सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो एक सोडियम, और क्योंकि पोटेशियम भी सेम होगा, तो अगर आप पोटेशियम का भी ट्रीटमेंट करोगे और अगर आप पोटेशियम को भी हीट मारोगे, तो यहां से एक पोटेशियम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके KHSO4 बना देगा। यहां पर NaHSO4 बना, ऊपर KHSO4 हो जाएगा, और यहां से H2SO4 में से जो हाइड्रोजन निकला है वो हाइड्रोजन इसके NO3 के साथ कंबाइन हो जाएगा और वो बना लेगा HNO3 एंड दैट इज योर नाइट्रिक एसिड। तो कितना इजी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, बड़ा इजी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए बिना किसी परेशानी के। आप लोग चाहे तो NaNO3 का यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो KNO3 का यूज कर सकते हैं, मतलब ये दोनों ही हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो यहां से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सॉर्ट ऑफ हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले केमिकल रिएक्शन की तरफ चलते हैं। कमर्शियल स्केल पर पढ़ने के लिए बहुत जरूरी चीज हमें यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी, दैट इज ओसवाल्ड प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम्स वालों से लेकर जेई नीट वालों तक का सबसे फेवरेट टॉपिक, दैट इज ओसवाल्ड प्रोसेस। ओसवाल्ड प्रोसेस पर जरूर सवाल आता है। ओसवाल्ड प्रोसेस पर क्वेश्चन कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखना बनता है, भले ही आप अपनी बोर्ड दे रहे हो, NTSC दे रहे हो, नीट दे रहे हो, जेई दे रखे हो, KVPY दे रहे हो, क्वेश्चन आता है। तो कमर्शियल लेवल पर यानी बड़े लेवल पर, हाई लेवल पर ओसवाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है देखो, बेसिकली ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस है। जैसे मैंने आपको उसके पहले अमोनिया बनाने के लिए हाबर प्रोसेस सिखाई थी ना,
वैसे हम लोग यहाँ पर ओसवाल्ड प्रोसेस सीखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है, दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द कैटेलिटिक मतलब यहाँ पर आपको कैटेलिस्ट का इस्तेमाल करना है। कैटेलिस्ट की मदद से करना क्या है, ऑक्सीडेशन, कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, यानी एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन का हम लोग अमोनिया के साथ में ट्रीटमेंट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट, ताकि आपको एक इनिशियल प्रोडक्ट मिल सके। इस इनिशियल प्रोडक्ट को समझाने के बाद मैं आगे चलूंगा, बट सबसे पहले आप इसे एज अ स्टेप नंबर 1 नोट करेंगे। दिस इज योर स्टेप नंबर 1, दिस इज योर स्टेप नंबर 1। अब इस स्टेप नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने क्या किया, देखिए हमने अमोनिया ले लिया और एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन ले ली। हमने यहां पर कैटेलिस्ट क्या यूज किया, या तो प्लेटिनम या यूरेनियम गॉज एज अ कैटेलिस्ट हमने यूज करा। अगर आपको RH याद नहीं होता है तो आप तो प्लेटिनम याद रखो और आगे बढ़ो। प्लेटिनम इज द बेस्ट कैटेलिस्ट यूज्ड इन दिस केमिकल रिएक्शन। तो यहां पर बेसिकली क्या होगा, अमोनिया का ऑक्सीडेशन होगा। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन पढ़ना कितना इजी है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या मैं कहूं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो यहां पर दो ही चीजें हो रही है, नाइट्रोजन में ऑक्सीजन जाकर ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन यहां से निकल जा रहा है। तो नाइट्रोजन का आपने पूरी तरीके से यहां पर ऑक्सीडेशन कर दिया। तो यहां पर क्या होगा, क्योंकि आपके पास में यहां पर 4 नाइट्रोजन है, क्योंकि यहां पर आपके पास में 4 नाइट्रोजन है, रिएक्शन थोड़ी सी अनबैलेंस्ड दिख रही है मुझे, 6 और 3 9। तो क्यों ना मैं इसको 4 कर दूं, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो सकता है। अब मेरे ख्याल से बैलेंस हो गई। देखो 4 ऑक्सीजन के साथ 4 नाइट्रोजन के साथ में यहां पर टोटल 10 ऑक्सीजन है। देखो 5 2 10, देयर आर टोटल 10 ऑक्सीजन। तो 10 ऑक्सीजन में से इस 4 नाइट्रोजन के साथ में 4 ऑक्सीजन निकल के बाहर हो गए। अब यहां पर बचे तुम्हारे 6 ऑक्सीजन और यहां पर 3 4 12, यहां पर आपके पास में 12 हाइड्रोजन है। तो 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन 2:1 के रेशो में दिखाई दे रहे हैं। देखो 12:6 इज बेसिकली 2:1। तो ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, तो ये H2O बन जाएगा। तो यहां पर 6 मोल्स ऑफ वाटर बन के केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी चीज है। स्टेप नंबर 1 में हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ये लो मैंने इसको क्लीन कर दिया। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, अब यहां से रिएक्शन बहुत इजी है। अब तो बिल्कुल हलवा हो गई, वही रिएक्शन मजबूत करनी है। फिर क्या करना है, फिर जो तुम्हारा नाइट्रिक एसिड बना है, भाई नाइट्रिक एसिड बना है, अच्छा इन्वायरमेंट में तुमने ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन डाल रखा है। ये देखो ये तुमने ऑलरेडी यहाँ पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन तो डाल ही रखा है, मतलब ऑक्सीजन तो भरपूर मात्रा में एटमॉस्फेयर से लेकर आ रहे हो। तो जो तुम्हारा नाइट्रिक ऑक्साइड बना है, जिसको मैं बोलता हूं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना है, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का अब आप लोग क्या कर दीजिए, फिर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में ट्रीटमेंट कर लीजिए। और आपको पता भी है ये रेडीली कंबाइन करेगा, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा रेडीली होगी, यानी आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब आपके स्टेप नंबर 2 में आपके पास में स्टेप नंबर 2 में क्या हो गया, स्टेप नंबर 2 में आपके पास में आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना है। स्टेप नंबर 3 में इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को आप वाटर के साथ में ट्रीट मार दो, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दो। इनफैक्ट इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या किया था, इस गैस पे वाटर का शावर किया जाता है। यहां पर डिसॉल्व लिखा हुआ है, बट इन रियलिटी क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारा चेंबर है, इस चेंबर में यहां पर तुम्हारी NO2 गैस आ रही है, NO2 गैस प्रोड्यूस होके NO2 गैस इसके अंदर आ रही है। तो क्या करते हो, ऊपर से यहां पर ऊपर से पानी का शावर कर देते हैं, यानी वाटर शावर कर देते हैं, मतलब पानी को शावर के फॉर्म में वाटर को स्प्रिंकल कर देते हैं। तो क्या होता है, वाटर के साथ में तुम्हारा NO2
रिएक्ट करना शुरू कर देता है और इनकी रिएक्शन से वापस से यहां पर HNO3 का फॉर्मेशन हो जाता है और एक नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बाहर हो जाता है। वहां पर 3 लिए हुए हैं, इसलिए एक नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बाहर हो गया। तो यहां पर आप देखो, इसको भी तोड़ के देखो रिएक्शन को, 3 नाइट्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। यहां पर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो यहां पर एक H, यहां से एक N को लेकर और यहां से 3 ऑक्सीजन को लेकर HNO3 बन गया। तो एक हाइड्रोजन खत्म। अब यहां से फिर दूसरा हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से दूसरे नाइट्रोजन को लेके और बचे हुए 3 ऑक्सीजन को लेकर दूसरा HNO3 बना देगा। अब यहां पर क्या बचा, यहां पे सारे ऑक्सीजन खत्म, यहां पर 2 नाइट्रोजन खत्म, 1 नाइट्रोजन बचा, यहां पर दोनों हाइड्रोजन बचा है खत्म, 1 ऑक्सीजन बचा। तो एक N और एक O मिलकर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन के बाहर हो जाएंगे। रिएक्शन को तोड़ के लिखोगे तो इजी हो जाएगी। चलो चेक कर लो, इसको चेक कर लो सो दैट वी कैन मूव। कर लिया चेक? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ यहां पर सवाल आएगा बोर्ड एग्जाम में 100% तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, जेई वाला बच्चा, नीट वाला बच्चा स्पेशली एंड बोर्ड वाला बच्चा, इनफैक्ट टर्म 1 वाला, तो तुम्हारे टर्म 1 वाले जो बच्चे हैं इसको स्टार बना के लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जो भी तुमने अभी तक हरकत करी, इसमें तुमको जो नाइट्रिक ऑक्साइड मिला, इसको तो हम वापस से रिसाइकल कर लेंगे। सर रिसाइकल कैसे करेंगे मेरे को बताओ। देखो समझो इस चीज को, क्या करने वाला हूं मैं, ध्यान से समझना। ये देखो, ये जो तुम्हारा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना, मैं इसको वापस से स्टेप 2 में ले जाऊं, स्टेप 3 से उठा के मैं इसको वापस स्टेप 2 में ले जाऊं, फिर स्टेप 2 में ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये बन जाएगा और फिर ये इधर आके फिर ये बन जाएगा, फिर जो बना इसको फिर मैं स्टेप 2 में ले जाता हूं। तो ये रिसाइकलेबल प्रोसेस है, मतलब जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन रहा है ये वेस्ट नहीं होगा, आप इसको रिसाइकल कर सकते हैं। तो इस चीज को एक तो इंपॉर्टेंट तरीके से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो एक और मुझे इंपॉर्टेंट बात तुमको बतानी है वो ये है कि इसका हो गया, ठीक है। नाउ जो तुम लोगों को HNO3 मिला, भाई ये क्यों बना, बिकॉज यू आर शावरिंग द वाटर। स्टेप नंबर 3 में हम लोग वाटर का शावर कर रहे थे, शावर ऑफ वाटर वॉज देयर। तो बेसिकली उस प्रोसेस में जो तुम्हारा HNO3 बन रहा था उसके साथ में और थोड़ा बहुत पानी तो होगा ही होगा, कुछ वाटर तो होगा ही। तो ये जब एसिड वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा तो ये एक्वस HNO3 कहलाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा एक्वस HNO3। क्यों? क्योंकि ये एसिड पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया, इसीलिए आप हमेशा इसे एक्वस नाइट्रिक एसिड को बोलेंगे। मतलब अभी तुम्हारे पास में इस एसिड के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एंड HNO3 का कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसलिए ये एक्वस है। लेकिन हमारा मेन पर्पस क्या है, हमें तो नाइट्रिक एसिड निकालना है, हमें तो मेजरली नाइट्रिक एसिड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्वस HNO3 को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, कॉन्सेंट्रेट करने का मतलब HNO3 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम करना। तो हम उसको वाटर को अलग करेंगे और HNO3 को अलग करेंगे, और ऐसा करने के लिए मेरे पास में डिस्टिलेशन प्रोसेस सबसे बेस्ट होती है। आप लोग सब जानते हो, एक मिक्सचर को डिस्टिलेशन में लगाते हैं, नीचे से हीट करते हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसके वेपर्स उठ के निकल जाते हैं, आगे बढ़ के उसको कंडेंसर में फिर से ठंडा करके लिक्विफाई करके अलग कर लेते हैं, और जो दूसरा लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता है वो उसी में रह जाता है। जैसे कि HNO3 का मान लो बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो जल्दी से भाप बन के अलग हो जाएगा, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है तो वो उसी में पड़ा रहेगा। मतलब आपको जो हीटिंग करनी है वो लगभग 60 डिग्री 70 डिग्री तक करनी, जिसमें पानी भाप नहीं बने लेकिन एसिड भाप बन के उड़ जाए, तो इससे ये अलग हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पर फोकस मारा हो, चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन जो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, उसमें एक टर्म पढ़ी थी अजियोट्रॉप। अजियोट्रॉप का मतलब क्या पढ़ाया था मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने अजियोट्रॉपी का मतलब क्या पढ़ाया था। अजियोट्रॉप में मैंने पढ़ाया था, इट इज द टेम्परेचर एट विच द बॉइलिंग पॉइंट of both the liquid becomes same। यानी एक ऐसा टेम्परेचर
टेम्परेचर नहीं बोलना चाहिए, इट इज अ पॉइंट, मुझे इसको पॉइंट बोलना चाहिए। एक ऐसा पॉइंट जिस पर दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ द लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ द लिक्विड बिकम सेम। और HNO3 और वाटर के केस में जब 68% HNO3 बच जाए और 32% पानी बन जाए, ये अजियोट्रॉप पर आ जाते हैं, और इस पॉइंट पर इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। इसके बाद डिस्टिलेशन से HNO3 और वाटर को अलग करना हमारे लिए मुश्किल है। तो इमेजिन करो तुम्हारे पास में पानी ज्यादा है, अभी मान लो तुम्हारे पास में 20%, या अभी मान लो तुम्हारे पास में 50% पानी है और 50% HNO3 है। अब तुमने डिस्टिलेशन करना चालू करा, डिस्टिलेशन से पानी कम हो गया, ये 40 हो गया, ये 60 हो गया, और डिस्टिलेशन करा, ये 35 हो गया, ये 65 हो गया, और डिस्टिलेशन करा, पानी 32 हो गया, ये 68 हो गया, बस अब रुक जाएगा। अब ये अजियोट्रॉपिक पॉइंट आ गया। अब आपका पानी और HNO3 दोनों के मॉलिक्यूल सेम बिहेव करने लगेंगे, दोनों के मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा, तो अब दोनों एक दूसरे को छोड़ के अलग नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए फर्दर अब आप लोगों को डिस्टिलेशन मेथड से कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नहीं मिलेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब आप मैक्सिमम कितना परसेंट HNO3 अचीव कर पाओगे, तो आपको बस ये याद रखना है कि हम मैक्सिमम 68% HNO3 और 32% वाटर अचीव कर पाएंगे। लेकिन फिर सवाल आएगा कि नहीं, मार्केट में तो 98% तक HNO3 रहता है, तो अब आप क्या करोगे, तो फिर आप बोलोगे फिर अगर हमें और ज्यादा खतरनाक HNO3 चाहिए तो हम फर्दर कंसंट्रेशन को 98% तक अचीव कर सकते हैं। मतलब ये अभी 68 है ना, मतलब मैं और इसमें से पानी निकाल सकता हूं और HNO3 की कंसंट्रेशन बढ़ा सकता हूं। कैसे? उसके लिए मुझे सबके बॉस जो सबका पानी निकाल देते हैं, दैट इज H2SO4 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको मैं 1000 बार बता चुका हूं, H2SO4 इज द किंग ऑफ केमिकल, H2SO4 इज द बॉस, और बॉस हमेशा क्या करता है, अपने को क्या है, अपने को खाली पानी निकालना है। तो H2SO4 का काम ही पानी निकालना होता है। इट इज द बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये अच्छों का पानी निकाल देता है, बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल करोगे। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये पानी को रिमूव कर देगा। इसीलिए आपका जो H2SO4 HNO3 68% था, वो बढ़ के 98% हो जाएगा और मात्र 2% पानी रह जाएगा। 100% एसिड वैसे भी एसिडिटी शो नहीं करता, तो 2% पानी तो मिनिमम बनता ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कर लेना। अगर इसको नहीं करा तो मैं फिर कोई गारंटी नहीं दे पाऊंगा कि तुम लोग इसमें से क्वेश्चन बना पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो भाई अगर स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी देखी जाए तो गैसियस स्टेट में H2SO4 का प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। ये देखिए आपके पास में ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दोनों ही आपको प्लेनर टाइप के दिख रहे हैं। ये देखिए एक्चुअली ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रियल में तुमको नाइट्रिक एसिड को जैसा दिखेगा पहले N बनाना चाहिए, तो पहले मैं बनाऊंगा N से यहां बनेगा O और O से यहां बनेगा H। तो देखो यहां पर एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ड्यूप्लेट पूरा, ऑक्सीजन के 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये, और एक है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन। इससे तुम्हारा ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा, देखो ये देखो, ये ऑक्सीजन भी वेल सेटिस्फाइड दिख रहा है ना। ठीक है, कूल। अब यहां पर एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन कनेक्ट हो गया, इसका मतलब है कि ये ऑक्सीजन का 1, 2 और 3, सॉरी नाइट्रोजन के ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 इनने शेयरिंग कर ली, तो ये तुम्हारे ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा। ना ये ऑक्सीजन, ये तुम्हारे नाइट्रोजन का ये जो लोन पेयर रहेगा, दिस विल बी द लोन पेयर, तो ये ऑक्सीजन के साथ में कुछ इस प्रकार से शेयरिंग कर लेगा, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा। सो दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ HNO3, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ HNO3।
कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? तो ये इसके फिर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे। यानी यहां पर क्या होगा, पहले केस में इसके लोन पेयर नाइट्रोजन के इस ऑक्सीजन की तरफ खींचे चले जाएंगे, इस वजह से नाइट्रोजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रही बात प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? दूसरे केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर इस ऑक्सीजन के पास जा सकता है। तो आप यहां पर देखना, यहां पर एक्चुअली बात यह है कि तुम्हारा इस नाइट्रोजन के साथ में एक तो OH जुड़ा हुआ है, जिससे कोई चिंता वाली बात नहीं। लेकिन पहले केस में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर जुड़ सकता है, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। एक स्ट्रक्चर ऐसा भी तो हो सकता है कि नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड यहां आ जाए, OH यहां चला जाए और एक बॉन्ड यहां बन जाए। समझ रहे हो? तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो यहां से आया, समझ रहे हो? ये इधर शिफ्ट हो गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये स्ट्रक्चर सॉरी इधर से आया और ये स्ट्रक्चर इधर से आया। तो ये दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं रेजोनेंस के। ज्यादा आपको इस पर फोकस मारने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई नॉर्मल स्ट्रक्चर ही पूछता तो आप लिखेंगे नाइट्रोजन OH, एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, और इसके बीच में आप ऐसा भी बना सकते। दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन दोनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें जरूर पढ़ना पड़ेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो तुम्हारा नाइट्रिक एसिड होता है उसी के प्रकार जो नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट आयन इज ऑल्सो अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग थ्री स्ट्रक्चर। देखो अब ये NO3 के बारे में क्या बात कर रहा है, देखो अपन यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। ये स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ नहीं है तो मैं आपको NO3 का स्ट्रक्चर भी बता देता हूं। देखिए NO3, N, ये N हो गया, एक डबल बॉन्ड यहां रहता है, एक बॉन्ड यहां रहता है, एक बॉन्ड यहां रहता है, ये ऑक्सीजन पर ऐसा 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 और एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये देखो, ये तुम्हारा NO3 का आयन हो गया। मतलब मैंने क्या करा, जो पिछले वाले में यहां पर आपने देखा होगा कि एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, ये तो तुम्हारा HNO3 दिख रहा था। भाई पहले वाले केस में इसका जो लोन पेयर वाला था, ये अगर इसकी तरफ शिफ्ट हो जाए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सॉरी इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर दूसरे वाले केस में हो सकता है कि ये लोन पेयर वाला ऑक्सीजन इस वाला हो और ये डबल बॉन्ड वाला हो, ये O हो और ये H हो। तो अगली बार ये लोन पेयर इस पर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये तुम्हारा HNO3 का स्ट्रक्चर था। लेकिन अब अगर मान लो मैं यहाँ पर HNO3 के स्ट्रक्चर में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, एक हाइड्रोजन को मैं क्या करूं, यहां से रिमूव कर दूं, तो नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड अपन यहां बना लेते हैं, एक बॉन्ड अपन यहां बना लेते हैं, और ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8, मतलब इसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। अब इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं, भाई एक ही हो सकता है, एक ही हो सकता है। उसके बाद अब आप समझो कि एक ऑक्सीजन विद अ नेगेटिव चार्ज इधर हो सकता है और एक ऑक्सीजन विद अ नेगेटिव चार्ज इधर हो सकता है। समझ रहे हो? तो बेसिकली तुम्हारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज द मिक्सचर ऑफ थ्री। खैर अभी जब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको रेजोनेंस बनाना और अच्छे तरीके से आ जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। अच्छा एक बात बता दूं, जब आप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, जब आपने ये NO3 नेगेटिव का जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तब आप कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये देखो, ये कुछ ऐसा बनेगा। मतलब ये डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज इन तीनों ऑक्सीजन में घूम रहा है, डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज इन तीनों ऑक्सीजन में घूम रहा है। इसीलिए ये वाली बॉन्ड लेंथ, ये वाली बॉन्ड लेंथ और ये वाली बॉन्ड लेंथ तीनों बराबर होती है 218 पिकोमीटर की। रेजोनेंस में फंडा आप लोग जानते ही हैं, रेजोनेंस का फंडा आप लोग जानते ही। जैसे मान लो अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड है, तो एज पर सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी और इसकी बॉन्ड लेंथ मीडियम होगी। मतलब इन तीनों की बॉन्ड लेंथ अलग अलग होगी क्योंकि ये सिंपल बिहेवियर है। लेकिन यहां पर रेजोनेंस हो रहा है
और रेजोनेंस का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज कभी यहां दिख रहा है, कभी यहां दिख रहा है, कभी यहां दिख रहा है, और पॉजिटिव चार्ज यहां दिख रहा है। मतलब रेजोनेंस हर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बॉन्ड में देखने को मिल रहा है। मतलब डबल बॉन्ड हर जगह ट्रेवल कर रहा है, इसीलिए कोई भी सिंगल बॉन्ड नहीं है, सबका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, सबके पास पार्शियल डबल बॉन्ड है, इसीलिए बॉन्ड लेंथ तीनों का बराबर आ गया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझना था। चलिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन मार लेते हैं फटाफट से मेरे प्यारे बच्चों। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी। भाई अगर आपके पास में प्योर HNO3 है, प्योर HNO3 मतलब वो 98% वाला, 100% तो हो नहीं सकता। तो ये प्योर HNO3 एक कलरलेस लिक्विड होता है, एक पंजेंट सी, एक अजीब सी ऑर्डर होती है। फ्रीजिंग पॉइंट आप देख लो 231.4 केल्विन, मतलब 0 डिग्री से भी कम, माइनस में ये फ्रीज हो जाता है। मतलब आप ये मान के चलिए कि तुम्हारे रूम टेम्परेचर पे अगर तुम्हारे पास में कड़ाके की ठंड है 0 डिग्री सेल्सियस, तब ये तुमको जमा हुआ मिलेगा। इनफैक्ट -10 तक ये तुमको जमा हुआ मिल सकता है। और बॉइलिंग पॉइंट भी आप देखो वाटर से कम है, इसीलिए देखा डिस्टिलेशन मेथड में ये वाटर से इजीली अलग हो पा रहा था। हाँ, अगर तुम्हारे पास में इम्प्योर HNO3 है तो उसका कलर येलो हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर NO2 का प्रोडक्शन हो जाता है। मैंने आपको बताया ही था, NO2 पर अगर आप वाटर स्प्रिंकल कर रहे हो तब जाकर वो HNO3 बनाता है और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड अलग कर लेता है। और ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, आप सभी लोग जानते हो। और ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड अगर इंप्योरिटी की वजह से ऑक्सीजन के साथ मिल गया तो ये NO2 बना लेगा, और NO2 HNO3 के अंदर हमेशा आपको प्रेजेंट दिखाई देगा। तो क्या होता है कि ये रिएक्शन होती है, और मैंने आपको कहा ना ये सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग होता है, मैंने आपको बोला ना ये सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग होता है। तो सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या है? यही तो है कि HNO3 का टूट जाना NO में, NO का ऑक्सीजन के साथ कन्वर्ट होकर NO2 बना लेना, सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग। नाइट्रोजन HNO3 का नाइट्रोजन खुद ही को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करता है। तो अगर नाइट्रोजन इम्प्योर HNO3 के फॉर्म में है तो उसका एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना के पीला पीला आपको दिखाई देगा। लेबोरेटरी ग्रेड का जो तुम्हारा HNO3 आता है, मतलब आप जो लेबोरेटरी लेवल पे जो इस्तेमाल करते हो उसमें मात्र 68% ही HNO3 होता है, 98% नहीं होता। 98% वाला बहुत महंगा पड़ता है। लेबोरेटरी लेवल पर इतने पे अपना काम हो जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.504, मतलब डेंसिटी मान के चलो, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड इज प्योर नाइट्रिक एसिड विथ डिसॉल्व्ड NO2 इन इट। मतलब अगर तुम्हारे पास में नाइट्रिक एसिड प्योर भी है तो प्योर वाले के अंदर भी थोड़ा बहुत नाइट्रिक एसिड के अंदर तुमको NO2 दिखाई देगा ही देगा। तीनों प्रॉपर्टीज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए एक छोटा सा अपडेट, वैसे तो ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप किसी 8, 9 और 10th के बच्चे को जानते हो जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है, जो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, 8, 9 और 10th का बच्चा जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है जेई नीट जैसी एग्जाम्स के लिए, NTSC ओलंपियाड्स के लिए, तो उसके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अनअकैडमी पर एक कैटेगरी पर ज्वाइन किया है, और वो कैटेगरी सिर्फ 8, 9 और 10th के बच्चों के लिए है, अर्ली फाउंडेशंस के लिए। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उन डिजायरेबल बच्चों के साथ, उन नीडी बच्चों के साथ जिनको उस चीज़ की नीड है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलो, तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग जो यहाँ पर निपटाने वाले हैं, अब देखो बड़ा मजेदार पार्ट यहाँ से शुरू होने वाला है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टी जिस पर मैक्सिमम सवाल आने के चांसेस होते हैं। पहली केमिकल प्रॉपर्टी मेरे लाड लो तुम्हारे सामने जो आ रही है, HNO3 डीकंपोज होता है। HNO3 को आप डीकंपोज कर सकते हो, और कैसे डीकंपोज कर सकते हो? सिंपल हीटिंग मेथड से। ये बात आप सभी लोग जानते हो कि HNO3 के पास में सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है, एंड HNO3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। तो भाई कोई अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब हो सकता है? जब वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करे। तो जब आप HNO3 को हीट करोगे तो यहां से आप देखो 4 नाइट्रोजन और 4 3 12, 12 में से 8 ऑक्सीजन। सुनना, 4 नाइट्रोजन चारों के चारों, और 4 तिया 12, 4 3 12, 12 में से 8 ऑक्सीजन,
4NO2 निकल के बाहर हो गए। कूल, कोई परेशानी ना। 4 हाइड्रोजन और 4 3 12 ऑक्सीजन में से 8 तो ऑलरेडी जा चुके हैं। अब बचे यहां पर सिर्फ 4 ऑक्सीजन। तो 4 हाइड्रोजन यहां से 2 ऑक्सीजन ले जाकर वाटर बना लेंगे। अब यहां पर हाइड्रोजन का काम भी खत्म और 4 ऑक्सीजन में से अब 2 ऑक्सीजन ही बचे। तो ये 2 ऑक्सीजन कंबाइन होकर ऑक्सीजन गैस बन के बाहर रिलीज हो जाएंगे। तो HNO3 टोटल 3 पार्ट में टूटता है, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, एक वाटर में और एक ऑक्सीजन में। कोई दिक्कत? ग्रेट। सेकेंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं थोड़ा स्टार बना के लिखूंगा, एमसीक्यूज वगैरह के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। क्या बात? नाइट्रिक एसिड को हमेशा एक ब्राउन कलर गैस बॉटल में स्टोर किया जाता है। एक ब्राउन कलर की गैस बॉटल में स्टोर किया जाता है। सर कारण? अगर नाइट्रिक एसिड पर डायरेक्टली सनलाइट पड़ गई, ये मैंने क्या किया है, मैंने क्यों किया? अगर नाइट्रिक एसिड पर डायरेक्टली सनलाइट पड़ गई तो इसका सनलाइट की वजह से फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन हो जाएगा। फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन हो जाएगा मतलब लाइट की प्रेजेंस में किसी चीज का टूट जाना। इनफैक्ट यहां पर आप एग्जैक्टली ऊपर वाली रिएक्शन याद करो। इसको 4HNO3 लिखो, इसको 4NO2 बनाओ, इसको 2 वाटर बनाओ और इसको 1 ऑक्सीजन बनाओ। सेम डीकंपोजिशन होगा। मतलब कि अगर आप HNO3 को भले ही हीट कर रहे हो या भले ही उस पर सनलाइट गिरा रहे हो, रिएक्शन सेम होगी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन मिलेगा। लेकिन ऊपर वाली रिएक्शन हम इंटेंशनली कर रहे हैं, नीचे वाला पार्ट हम नहीं करना चाहते, क्योंकि हम अगर लेबोरेटरी में नाइट्रिक एसिड का यूज करना चाहते हैं तो हमें उसको नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में रखना पड़ेगा। अगर तुमने उसको ट्रांसपेरेंट कांच की बोतल में रख दिया तो गड़बड़ ये हो जाएगी कि वो डिकम्पोज हो जाएगा। और अगर आपने बोतल सील पैक कर रखी है तो अंदर गैस बनती जाएगी, अंदर गैस बनती जाएगी, बोतल में प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो हो सकता है वो क्रैक कर जाए, फूट जाए, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली नाइट्रिक एसिड को हमेशा ब्राउन कलर्ड बोतल में रखा जाना चाहिए ताकि फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन से बच जाए। अगली केमिकल रिएक्शन की तरफ चलते हैं। दैट इज HNO3 जो होता है, इट बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड। बेटा मोनोबेसिक एसिड का मतलब होता है दैट हैव एबिलिटी दैट कैन रिलीज 1 H पॉजिटिव आयन, या इसका मतलब होना चाहिए और न्यूट्रलाइज 1 OH नेगेटिव आयन। या तो वो न्यूट्रलाइज कर सके, न्यूट्रलाइज 1 OH नेगेटिव आयन, या वो एक H पॉजिटिव आयन छोड़ सके, उसको मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास में HNO3 है और तुम्हारे पास में अगर वाटर है तो HNO3 एक H प्लस वाटर को दे देगा, तो ये बन जाएगा NO3 नेगेटिव, और वाटर के बाद में हाइड्रोजन बढ़ जाने के बन जाएगा ये H3O पॉजिटिव। बहुत इजी केमिकल रिएक्शन है, कहीं से कहीं तक कोई भी चिंता करने वाला विषय तो है ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली केमिकल रिएक्शन की तरफ चलते हैं। रिएक्शन जिसके अंदर ये आपको वापस से इसी सारी बातों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बोनेटेड के साथ, बाइकार्बोनेट्स के साथ, नॉट कार्बोनेटेड, बाइकार्बोनेट्स के साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ सॉल्ट बनाने के लिए। मतलब ये सारी रिएक्शन इस बात को प्रूव कर रही है तुम्हारा नाइट्रिक एसिड एक एसिड है। जैसे यहां देखो, यहां पर क्या होगा, यहां से निकलेगा OH, यहां से निकलेगा H, ये कंबाइन होकर वाटर बन गया। ये NO3 Na के साथ कंबाइन होकर बना लेगा NaNO3। रिएक्शन डन।
अच्छा यहां देखो, यहां से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, यहां से CO3 निकलेगा, ये कंबाइन होकर 2 हाइड्रोजन, सुनना ध्यान से, इसके एक ऑक्सीजन को लेकर, CO3 में से 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ये 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बना लेंगे। अब यहां पर बचा CO2 गैस बाहर हो गई। अब ये NO3 Na2 के साथ कंबाइन होकर 2NaNO3 बना लेगा, डायरेक्ट रिएक्शन है, कोई बड़ी बात नहीं। यहां देखो, यहां से 2 हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन पे अटैक करके फिर वाटर बना लेंगे, और इसका NO3 कैल्शियम के साथ कंबाइन होकर CaNO3 होल ट्वाइस बना लेगा, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है और NO3 की वैलेंसी -1 होती है, इसलिए एक साथ 2 NO3 कंबाइन होना चाहिए, तो CaNO3 होल ट्वाइस बनेगा। इजी केमिकल रिएक्शन है गाइस, ये इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस देखे जा चुके हैं, थोड़ा इसको ठीक से देख लेना, इसको थोड़ा ठीक से नोट कर लेना। ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्यों? क्योंकि जब ये टूटता है तो ये नेसेंट ऑक्सीजन इजीली देता है। आपको शायद थोड़ी देर पहले मैंने रिएक्शन करवाई थी, अब यहां पर देखो, अगर 2 मोल्स ऑफ HNO3 को अगर मैं डीकंपोज करूं थर्मली या लाइट की प्रेजेंस में, तो ये 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना लेंगे, फिर ये 2 नाइट्रोजन यहां से 2 ऑक्सीजन लेकर 2 मोल्स ऑफ NO2 बना के बाहर हो जाएंगे। अब यहां पर आप गिनो, 2 4 और एक 5 ऑक्सीजन तो इधर यूज हो गए, यहां पर 3 2 6, यहां पर टोटल देर आर 6 ऑक्सीजन, तो एक बचा हुआ ऑक्सीजन ये निकल गया, दैट इज योर नेसेंट ऑक्सीजन। समझ रहे हो बात को मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, इज देयर एनी काइंड ऑफ डाउट? ठीक है, इसको 2 कर दो, सो 2 3, तो यहां पर 3 नेसेंट ऑक्सीजन निकलेंगे। तो ऐसा भी कई बार होता है, नहीं इसको भी मुझे 2 करना पड़ेगा कि 2 हाइड्रोजन, हाँ तो ठीक है, तो ये कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ये रिएक्शंस आप लोग देख लो, मेरे ख्याल से आप ये वाली रिएक्शन याद रखो कि ये नेसेंट ऑक्सीजन छोड़ने की ताकत रखता है, सिंपली लाइट के प्रेजेंस में आके या गर्मी की प्रेजेंस में आके नेसेंट ऑक्सीजन ये छोड़ देता है। नाउ अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ में रिएक्शंस करें, तो कौन कौन से मेटल्स कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ में रिएक्शन करने की ताकत रखते हैं? आप देखिए, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, लेड और जिंक, ये उन मेटल्स में से हैं जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम या लेस होती है। समझना, ऐसे मेटल्स जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये वो मेटल्स नहीं है, ये ऐसे मेटल्स हैं जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, थोड़ा कम रिएक्शन करना जानते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, वो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के सामने रेजिस्ट नहीं कर पाते और रिएक्शन कर जाते हैं। अब देखिए क्या रिएक्शन होती है, देखो ये जो तुम्हारा मेटल है कॉपर, ये कॉपर आयोनाइज हुआ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। तो सबसे पहले आप लोग सब जानते हो मेटल के पास में पावर होती है टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन, तो मेटल ने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। अब वो इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंचा? वो इलेक्ट्रॉन पहुंचा तुम्हारे HNO3 के पास। HNO3 के कितने मोल्स हैं आपके पास में? 2 मोल्स हैं, ठीक है। ये मैंने इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहां पर आपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े थे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पूरी रिएक्शन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब यहां पर हो गया तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर तुम्हारे पास में टोटल हो गए 4 हाइड्रोजन, और यहां पर तुम्हारे पास में हो गए टोटल 2 मोल्स ऑफ NO3, यहां पर भी तुम्हारा बन गया 2 मोल्स ऑफ NO2, और यहां पर बन गया तुम्हारा 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो क्या हुआ, HNO3 में से ब्रेक डाउन हुआ, H पॉजिटिव निकला, NO3 नेगेटिव निकला, तो ये तुम्हारा NO3 नेगेटिव हो गया, ये तुम्हारा H प्लस हो गया। यहां पर H प्लस नो डाउट ज्यादा है, H प्लस ज्यादा रहेंगे, जो यहां पर आप मान के चलिए कि तुम्हारे पास में NO3 2 ही है, लेकिन H प्लस 4 है, तो 4 H प्लस आए। इन 4 H प्लस ने यहां से ऑक्सीजन निकाले, कितने? 4 ने 2 ऑक्सीजन निकाले और वाटर बन के बाहर हो गए। अब यहां पर क्या बचा? यहां पर बचा तुम्हारा NO2, यहां पर तुम्हारा NO2 बन के बाहर हो गया।
तो यही तो हमको जानना था कि जब तुम्हारा मेटल HNO3 के साथ में रिएक्ट करता है तब क्या होता है, तब वो कॉपर डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, NO2 बन के बाहर हो जाता है और वाटर बन जाता है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? कोई परेशानी? इनफैक्ट इस रिएक्शन में तुमको एक और डाउट जो है वो मैं भी तुम्हारा डाउट जीरो कर देता हूं। अब तुम लोगों को इस रिएक्शन के अंदर जीरो डाउट हो जाएगा। देखो समझो, आप क्या करो, आप इस रिएक्शन को ऐसे लिखो, आपने यहां पर लिखा कॉपर, आप इस रिएक्शन को ऐसे लिखो, कॉपर प्लस 4 मोल्स ऑफ HNO3। आप इस रिएक्शन को ऐसे लिखो, मतलब सर आपने 4 मोल्स ऑफ HNO3 लिए। अब मैं इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मैं इसको हटा देता हूं और यहां पर मैं इसको ऐसा लिखता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर मैं लिखता हूं 4H प्लस और यहां पर मैं लिखता हूं 4NO3 नेगेटिव, 4NO3 नेगेटिव। अब इस 4NO3 नेगेटिव में से देखिए क्या होगा, ध्यान से इस बात को समझना है। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन्स भी यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है। अब सुनिएगा क्या होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन इस 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर 4H बन गए। इन 4H ने यहां से 2 ऑक्सीजन निकाल लिए 12 में से और ये 4H2O बन के बाहर हो गया, ये 4H2O बन के बाहर हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। 2H2O बन के बाहर होगा, 2H2O बन के बाहर होगा, 4 हाइड्रोजन है ना, तो 2H2O बन के बाहर हो गया, वाटर बाहर हो गया। मतलब हमारी इस केमिकल रिएक्शन में भी 2 मोल्स ऑफ वाटर बन के बाहर हो गए। अब गाइस इस 4NO3 में से, इस 4NO3 में से 4NO3 नेगेटिव में से 2NO3 नेगेटिव अलग हो जाएंगे और 2NO3 नेगेटिव अलग हो जाएंगे। सर ऐसा क्यों है समझना, ये 2NO3 इस कॉपर डाई पॉजिटिव के साथ, इस कॉपर के साथ रिएक्ट करके CuNO3 होल ट्वाइस बना लेंगे। तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया, तुम्हारा वाटर ऑलरेडी बन चुका है। अब क्या बचा तुम्हारे पास में, ये बचा 2 मोल्स ऑफ NO3 डाई नेगेटिव। अब इस 2 मोल्स ऑफ NO3 नेगेटिव में टोटल तुम्हारे पास में 2 नाइट्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। ये 6 ऑक्सीजन में से आप ऑलरेडी 2 ऑक्सीजन, ध्यान से सुनना, आप ये वाटर बनाने के लिए इन 4 हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स को दे चुके हो। तो अब यहां पर ये 2 ऑक्सीजन तो खत्म हो गए, तो अब यहां पर क्या बचा, 2 नाइट्रोजन बचा और 4 ऑक्सीजन बचा। ये कंबाइन होकर तुम्हारे 2NO2 बन गए। तो तुम्हारी एग्जैक्ट रिएक्शन ये है जो मैंने नीचे लिखी है। दिस इज योर एग्जैक्ट केमिकल रिएक्शन। समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों बात? तो अगर आप ये वाली रिएक्शन याद नहीं करना चाहते हैं तो आप इस रिएक्शन को याद मत करिए, आप ये नीचे वाली रिएक्शन याद कर लीजिए। 4NO3 में से 2NO3 एज इट इज कॉपर के साथ कनेक्ट कर जाएंगे, बाकी 2 नाइट्रोजन NO2 बन के बाहर हो जाएंगे और रिमेनिंग वाटर बन के बाहर हो जाएगा। तो यहां पर हमें अल्टीमेटली क्या लिखना है कि हमारा जो NO3 नेगेटिव है, सॉरी, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और मेटल का नाइट्रेट बन जाता है। देखो दिस इज कॉपर नाइट्रेट, बन गया तुम्हारा मेटल नाइट्रेट, दिस इज योर कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, समझ गए? चलिए अगली केमिकल रिएक्शन की तरफ चलते हैं। वो ये रिएक्शन भी सेम है, दिस रिएक्शन इज अगेन सेम। अगर आप इस रिएक्शन में आपसे कोई पूछता है कि भैया इसकी रिएक्शन कैसी होगी, तो आपको बस एक ही जवाब लिखना है कि जब मैं जिंक की केमिकल रिएक्शन 4 मोल्स ऑफ HNO3 के साथ करता हूं तो 4 मोल्स ऑफ HNO3 में से 2 मोल्स ऑफ NO3 निकल कर बना लेंगे ZnNO3 होल ट्वाइस। अब यहां पर क्या बचा, अब यहां पर 4H बचे एंड 4H पॉजिटिव बचे, जिंक के द्वारा छोड़े गए 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे और 2 मोल्स ऑफ NO3 नेगेटिव बचा। इसमें से टोटल 6 में से 2 ऑक्सीजन इन 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर 2 मोल्स ऑफ वाटर बना लिए और यहां से फिर बचा हुआ 2 नाइट्रोजन एंड 6 में से 4 ऑक्सीजन बचे। तो ये 2 मोल्स ऑफ NO2 बना के अलग हो गया। कोई आपको चार्ज बैलेंस या किसी भी प्रकार के चार्ज वार्ज लिखने की या बैलेंसिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये रिएक्शन लिखनी हो तो लिखो, अदरवाइज ये रिएक्शन फॉलो करो।
ये रिएक्शन बहुत इजी रहेगी, डायरेक्ट रहेगी, आप इसको बड़े आराम से लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, सही ये भी है, लेकिन इसको लिखो ज्यादा बेटर है। वो रेडॉक्स रिएक्शन के हिसाब से बैलेंसिंग करी हुई है, हमको उतना ज्यादा लोड लेना नहीं है, हमको रिएक्शन का प्रोडक्ट चाहिए। तो जब भी ध्यान रखना कि कॉपर, सिल्वर, मरकरी, लेड और जिंक के साथ में जब कभी भी HNO3 आएगा प्रोडक्ट सेम बनेगा, प्रोडक्ट सेम बनेगा। तो प्रोडक्ट में काम करता हूं, यहां पर लिख देता हूं। प्रोडक्ट क्या बनेगा तुम्हारा, मेटल का नाइट्रेट M नाइट्रेट, या मेटल NO3 होल ट्वाइस, तुम्हारा NO2 पक्का बनेगा और तुम्हारा वाटर पक्का बनेगा। ये चीज तुम्हारी फिक्स रहेगी, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ कौन रिएक्शन करेगा। भाई देखो डाइल्यूट HNO3 के साथ भी, डाइल्यूट HNO3 के साथ भी तुम्हारे ये सारे रिएक्शन कर रहे हैं, कॉपर, सिल्वर, मरकरी और लेड। लेकिन यहां पर प्रोडक्ट थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर एसिड डाइल्यूट फॉर्म में है, तुम्हारा HNO3 का रिडक्शन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में होगा, ना कि डाइऑक्साइड में। इस बात का खासा ख्याल रखिएगा। बोलो कोई तकलीफ, कोई परेशानी? यहां पर आप देखो कॉपर की मात्रा भी ज्यादा है, 3 मोल्स ऑफ कॉपर जब HNO3 के साथ कंबाइन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस यानी कि एसिड, तो यहां पर 3 मोल्स ऑफ CuNO3 होल ट्वाइस बनेगा। मतलब यहां पर हमने अल्टीमेटली रिएक्शन कैसे लिखे, हम लिखेंगे 3 मोल्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट प्लस 8 मोल्स ऑफ HNO3। बात खत्म, पैसा हजम। तो यहां पर टोटल 8 NO3 रहेंगे। देखो NO3 8 रहेंगे, तो 8 में से 8 में से 6 इसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे। फिर अब तुम्हारे पास में यहां पर ऑक्सीजन थे कितने, 8 into 3 24 में से 6 NO3 चले गए यानी 18 चले गए। तो अब यहां पर कितने बचे, 6 ऑक्सीजन बचे। 6 ऑक्सीजन में से तुम्हारे पास में 2 नाइट्रोजन बचे, तो 2 नाइट्रोजन के साथ में एक ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगा। अब तुम्हारे पास में 4 ऑक्सीजन बचे, तो वो वाटर बनाने के काम में आ जाएंगे। तो बस एक बात दिमाग में बैठा लो कि अगर रिएक्शन में डाइल्यूट HNO3 है, डाइल्यूट HNO3 है, तो वाटर तो बनना है, नाइट्रेट भी बनना है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लिया है तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में तुम्हें NO2 बनाना है, वाटर और मेटल नाइट्रेट के साथ। लेकिन अगर डाइल्यूट है तो डाइल्यूट के केस में तुमको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाना है, मेटल नाइट्रेट और हाइड्रोजन वाटर के साथ। देखो बहुत इजी है, अपन आगे चल के देखते हैं रिएक्शन। और ये देखो अब अगर मान लो यहां पर तुम्हारे पास में मेटल बदल जाए, अब देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसे इंपॉर्टेंट तरीके से लिख लीजिएगा। अब अगर तुम्हारे पास में Sn, Fe और Zn अगर ये मेटल है ना, तो इनके साथ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा नाइट्रिक एसिड रिड्यूस हो जाएगा इनटू N2 डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में। ये बहुत जरूरी है। यहां पर भी तुम्हारा HNO3 डाइल्यूट ही रहेगा, लेकिन मेटल कौन कौन से हो गए, Zn, Fe, Sn। इसका आप ट्रिक क्या रखेंगे, जहीर, इरफान के Sn का क्या करेंगे, सस्ते नशे। जहीर इरफान के सस्ते नशे, जहीर इरफान के सस्ते नशे दे नट्टू काका, दे नट्टू काका। हमारा तारक मेहता नट्टू काका, नट्टू क्या है, नट्टू N2O, नट्टू, दे नट्टू काका। ठीक है, ये ट्रिक आप याद रखना, इससे आपको याद रह जाएगा कि जिंक, आयरन एंड Sn। ठीक है, कोई दिक्कत? Sn बिलोंग्स टू ग्रुप 14, आप सब जानते हो कार्बन फैमिली का मेंबर है, आयरन और जिंक। ठीक है, तो इसके साथ रिएक्शन क्या होगी भाई, इसके साथ बहुत बेसिक सी केमिकल रिएक्शन आपको करनी है। यहां पर आप लोगों को टोटल
4 मोल्स ऑफ Zn का ट्रीटमेंट आपको करना है, 4 मोल्स ऑफ Zn का आपको ट्रीटमेंट करना है टोटल 10 मोल्स ऑफ HNO3 के साथ। तो यहां पर क्या होगा, 4 के साथ में Zn NO3 होल ट्वाइस बनेगा, तो यहां पर 4 टू 8, 10 में से 8 NO3 तो चले गए, ये तो चलेगा इसके साथ। अब यहां पर 2 NO3 बने, अब यहां पर 2 मोल्स ऑफ NO3 नेगेटिव बच रहा है, तो ये 2 नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन को लेकर N2O बन के बाहर भाग जाएंगे। अब 6 में से यहां पर 5 ऑक्सीजन बचे, भाई 3 2 6, 6 में से एक ऑक्सीजन तो यहां चला गया, तो 5 ऑक्सीजन बचे और 10 हाइड्रोजन, तो 5 मोल्स ऑफ वाटर बन के रिएक्शन से बाहर हो जाएगा। कितनी इजी केमिकल रिएक्शन है। तो N2O वाले केस में भी, N2O वाले केस में भी आपको वाटर और मेटल नाइट्रेट तो मिलेगा, साथ में आपको N2O बनाना है। तो बस ये अगर आपने याद रख लिया तो आपका काम बढ़िया हो जाएगा। नाउ वेरी डाइल्यूट HNO3, वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ में वही मेटल रिएक्ट कर पाएंगे जो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ऊपर होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये लोग रिएक्ट कर पाएंगे। क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी। तो जब मैगी मांगे हाइड्रोजन, ये ट्रिक याद रखना है इसके लिए। मैगी मांगे हाइड्रोजन, मतलब मैगी मतलब मैग्नीशियम, मांगे यानी मैग्नीज, हाइड्रोजन, इनके साथ में डाइल्यूट HNO3 हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। यहाँ पर एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, ये NO3 के साथ रिएक्ट करके MgNO3 होल ट्वाइस बना लेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। ये भी यहाँ पर सेम रिएक्शन करेगा, NO3 होल ट्वाइस बना लेगा और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। बहुत बढ़िया और इजी सी रिएक्शन से, देखने में खतरनाक लगती है, एक दो बार इनको देख लो तो इन सब की दोस्ती और पहचान हो जाता है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिए आइए हम लोग यूजेस देख लेते हैं फटाफट से नाइट्रिक एसिड की। आप और मैं जानते हैं नन ऑफ आर यूज, लेकिन नाइट्रिक एसिड सिल्वर और गोल्ड के प्यूरिफिकेशन में काम होता है, अकेला काम नहीं आता। आप लोग सब जानते हैं रॉयल वाटर बनाना पड़ता है, एक्वा रेजिया बनाने के काम में आता है। इनफैक्ट ये एक्वा रेजिया बनाने के काम में आता है। एक्वा रेजिया इज नथिंग बट 3:1 का रेशियो ऑफ HCl एंड HNO3। तो ये HNO3 जब इसके साथ में आप मिक्स करेंगे HCl के 3 मोल्स या 3 पार्ट, तब ये सिल्वर, गोल्ड और इनफैक्ट प्लेटिनम जैसे मेटल्स को प्यूरिफाई करने के काम में आता है। अच्छा, एक और एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम है TNT, डाइनाइट्रोटोल्यूइन, नाइट्रोग्लाइसरीन एक्सेट्रा वगैरह बनाने के काम में भी ये आता है। उसके बाद प्रिकलिंग ऑफ द स्टेनलेस स्टील, पिकलिंग ऑफ द स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्शन में, उसकी सफाई करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ इन एचिंग ऑफ मेटल एंड एज एन ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल्स, जो रॉकेट में फ्यूल्स होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। देन इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फॉर फर्टिलाइजर्स एंड अदर नाइट्रेट्स फॉर एक्सप्लोजिव एंड पायरोटेक्निक्स, पायरोटेक्निक्स जिसमें हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर एक्सप्लोजन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर इसका बारूद वगैरह बनाने में भी इसका बहुत रोल है। ठीक है, कोई परेशानी? चलिए अब हम लोग हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ चुके हैं, दैट इज द ब्राउन रिंग टेस्ट। गाइस, जितना तुमने ब्राउन मुंडे सुना है, जितनी बार तुम ब्राउन मुंडे गाते हो, उससे 1000 बार, 1000 कम बार इनफैक्ट अगर तुम ब्राउन रिंग टेस्ट पढ़ लोगे तो बेटा मजा आ जाना, बोर्ड एग्जाम के लिए फिक्स है। टर्म 1 वाले स्टूडेंट, जेई वाले स्टूडेंट और नीट वाले स्टूडेंट, बेटा पढ़ लेना अच्छे तरीके से, मजाक में मत लेना। सो बेसिकली ब्राउन रिंग टेस्ट कंफर्म करता है कि आपके सॉल्ट में नाइट्रेट आयन मौजूद है या नहीं। समझे बात को? ब्राउन रिंग इस बात को कंफर्म करता है कि नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन मतलब कौन सा आयन? NO3 नेगेटिव आयन मौजूद है या मौजूद नहीं है। अब कैसे? देखो, इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको एकदम नाइट्रेट का फ्रेश सॉल्यूशन बनाना होता है, या जो आपको बेसिकली आपको जो सॉल्ट दिया जाएगा,
जिसमें नाइट्रेट है या नहीं हमको ये पहचानना है, तो हम उस सॉल्ट को पहले सॉल्यूशन बना लेंगे। अभी मुझे नहीं पता कि उस सॉल्ट में नाइट्रेट है या नाइट्रेट नहीं है, लेकिन अभी मैं ऐसा लिख देता हूं कि मैंने नाइट्रेट सॉल्यूशन बनाया, उसके अंदर इक्वल वॉल्यूम में एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेचुरेटेड आयरन सल्फेट FeSO4 को मैं ऐड करूंगा। यानी एक सॉल्यूशन मैंने बना लिया, जो सैंपल मुझे दिया है वो सैंपल जिसमें नाइट्रेट आयन मौजूद है, अभी हमको पता है लेकिन लेबोरेटरी में पता नहीं होगा, तो हमको जो सैंपल दिया है उसका हमने सॉल्यूशन बना लिया। फिर हमने FeSO4 का फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन बना लिया। अब दोनों को हमने मिक्स कर दिया। जब दोनों को मिक्स किया तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल होने चाहिए, मतलब अगर ये 10 ml है तो ये भी 10 ml हो, वो 20 ml है तो ये भी 20 ml हो। अब इसके अंदर धीरे धीरे कंसंट्रेटेड H2SO4 को स्लोली ऐड करना होगा फ्रॉम द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब, सो दैट एसिड फॉर्म्स अ लेयर बीनीथ द मिक्सचर। कुछ इस प्रकार, जैसे मान लो तुम्हारी टेस्ट ट्यूब है, तो साइड से धीरे धीरे ऐसा टेढ़ा करके धीरे धीरे एकदम बिल्कुल साइड से ऐसे धीरे धीरे रिश्ते हुए धीरे 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 इसके अंदर H2SO4 डालो, स्लोली एकदम आराम से प्यार से धीरे धीरे H2SO4 डालो, ताकि H2SO4 की एक लेयर बन जाए उस सॉल्यूशन के नीचे की तरफ। मतलब जो दोनों सॉल्यूशन का मिक्सचर बनाया उसमें H2SO4 नीचे की तरफ बैठ जाएगा और नीचे एक लेयर बना लेगा। नाउ द ब्राउन रिंग इज फॉर्म एट द जंक्शन ऑफ द टू लेयर्स। समझ गए? जैसे मान लो तुमने एक टेस्ट ट्यूब में तुमने सॉल्यूशन मिक्स करा, अब इसके अंदर बेसिकली तुम्हारा एक तो FeSO4 का सॉल्यूशन है और तुम्हारा NO3 नेगेटिव वाला सॉल्यूशन है जो सॉल्ट का है। तो बेसिकली इन दोनों पॉइंट्स के बीच में यहाँ पर, यानी ऊपर एक लिक्विड है मान लो NO3 नेगेटिव और नीचे है तुम्हारा FeSO4, तो इनके बीच में यहाँ पर तुमको एक ब्राउन कलर की रिंग दिखाई देगी, एक ब्राउन कलर की रिंग तुमको बनती हुई दिखाई देगी, और वो ब्राउन कलर की रिंग होगी FeNO H2O5SO4 की। मतलब कि बेसिकली क्या हुआ, तुम्हारे H2SO4 की वजह से तुम्हारे नाइट्रेट आयन वाला सॉल्ट और तुम्हारा FeSO4 कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, जिसमें तुमको FeSO4 का Fe दिख रहा है, SO4 का SO4 भी बाहर दिख रहा है, एंड नाइट्रेट का NO और वाटर भी दिखाई दे रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है एंड इस कॉम्प्लेक्स का कलर ब्राउन होता है, जो तुमको टेस्ट ट्यूब के अंदर दिखाई देता है। ठीक है, अब वो रिएक्शन कैसी होती है वो मैं आपको यहां पर करवा के बताता हूं। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इमेजिन करो तुमको जो सॉल्ट दिया है वो सॉल्ट NaNO3 है, तुमने NaNO3 का सॉल्यूशन बनाया, एक टेस्ट ट्यूब में रखा, ठीक है, तुमने FeSO4 का सॉल्यूशन बनाया, टेस्ट ट्यूब में रखा, दोनों को मिक्स कर दिया। जैसे दोनों को मिक्स किया और साइड से आपने उसके अंदर H2SO4 डालना चालू करा, तो वो H2SO4 पहले तुम्हारे NaNO3 के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके NaHSO4 नाम की सॉल्ट बना लेगा और HNO3 बना देगा। फिर ये HNO3 और जो तुमने H2SO4 डाला है, ये दोनों तुम्हारी FeSO4 सॉल्ट के साथ रिएक्ट करना चालू करेंगे और इसको बना लेंगे 3 मोल्स ऑफ FeSO4 होल थ्राइस। NO अलग कर देंगे और H2O अलग कर देंगे। अब यहां से तुम्हारा NO और H2O बाकी बचे हुए FeSO4 के साथ रिएक्ट करेगा और ये कॉम्प्लेक्स बना देगा FeNO H2SO4। मतलब क्या हुआ, Fe और SO4 के बीच में ये NO और ये वाटर 5 है ना, हाँ, ये घुस जाएगा। समझ गए? और ये तुमको ब्राउन कलर का टेस्ट देगा, ये ब्राउन कलर का रिंग का फॉर्मेशन करेगा। दिस विल बी अ ब्राउन कलर रिंग। समझ गए? दिस इज कॉल्ड एज ब्लू रिंग टेस्ट। अब यहां पर अगर तुम्हारे NaNO3 जाए KNO3 होगा तो भी चल जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। सोडियम तो वैसे भी सॉल्ट बन के अलग हो ही जाना है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये है तुम्हारा ब्राउन रिंग टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके आयोनिक रिएक्शन लिखने की हमको जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा सर? ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा FeNO
H2O 5 SO4 ये तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, मतलब इसके बाद में मैग्नेटिक नेचर होगा। और आप देखिए इसका डायपोल मोमेंट इज समथिंग अराउंड √15। इसका जो डायपोल मोमेंट आ रहा है वो √15 है, यानी कि लगभग 3.83 बोर्स मैग्नेटॉन के बराबर आ रहा है, मतलब इट इज वेरी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, विद दिस हमारा ग्रुप 15 कंप्लीट होता है। अब हम लोग बहुत जल्दी ग्रुप 16 स्टार्ट करेंगे, 17 और 18 कंप्लीट करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ चलेंगे। आज का लेक्चर यहीं खत्म कर रहे हैं। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू मेरे प्यारे बच्चों।